नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाल संरक्षण को लेकर। हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं वसुधा विकास संस्थान की अध्यक्ष समाज सेविका डॉक्टर गायत्री परिहार, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार योगीराज सक्सेना भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे योगीराज सक्सेना जी से कि बाल अधिकार जागरूकता को लेकर जो जागरूकता सप्ताह चलाया जाता है उसका महत्व कितना है? देखिए महेश जी, महत्व तो बहुत है और जिन उद्देश्यों को लेकर ही कोई कैंपेन चलाया जा रहा है उन उद्देश्यों की पूर्ति होती है तो इससे अच्छी बात क्या है। लेकिन देखने में अक्सर यही आता है कि जितने भी कैंपेन चलाए जाते हैं, चाहे वो बाल अधिकार के लेकर प्रोग्राम चलाया जा रहा है या महिलाओं के अधिकार को लेकर प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो इसका एक ऐसा लगता है कि मुझे एक सरकारी एक खाका खींच दिया जाता है। एक ड्राइंग कंपटीशन करा ली, पेंटिंग प्रतियोगिताएं करा ली, गीत संगीत प्रतियोगिताएं करा ली, निबंध लिखा लिए, गायन करा लिया और ये करा के उसको ये मान लिया जाता है कि इनको इनके अधिकार मिल गए। तो यदि ऐसे आपको प्रोग्राम चलाने, ऐसे आपको कैंपेन चलाना है तो उसका तो कोई सेंस ही नहीं है। तो केवल आप एक औपचारिक खाना पूर्ति कर लें, आप एक दिन साल में एक दिन ऐसा दिवस आता है उसको आप मना लें और अपना कर्तव्य की दिशा समझ लें। लेकिन वास्तव में इस क्षेत्र में अभी काम करने की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चों के बारे में क्या, बच्चे तो देश का भविष्य, हमारे देश की एसेट्स हैं वो, और आज हम उनको जैसा गढ़ देंगे वैसा कल वो निखर आएंगे। लेकिन उनको गढ़ने के लिए किन मूलभूत आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है, उसके लिए ये जो दिवस होते हैं ये आपको याद दिलाते हैं कि बच्चों के क्या अधिकार हैं। उनको उचित भोजन मिलना चाहिए, पोषण मिलना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलना चाहिए, शिक्षा का उनको अधिकार मिलना चाहिए। तो हम इन पर फोकस करें और इनको यदि प्राप्त करने में हम कोई उपलब्धि हासिल करते हैं तो ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, NGO सबके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वरना तो इस तरह के दिवस हर साल आते हैं और हर साल हो जाते हैं। जी गायत्री जी, हम पूछना चाहेंगे कि बाल अधिकारों को लेकर सामाजिक संगठनों की क्या भूमिका रहती है और सामाजिक संगठन किस तरीके से काम करते हैं? देखिए, हम लोग जो खुद भी बच्चे थे तभी से काम कर रहे हैं और वो परिपाटी ही निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। और आज आवश्यकता है, जैसे पूर्व में मेरे साथी जो हैं उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यही महसूस हमें हुआ। आदिवासी जिले धार और झाबुआ से हम लोग आते हैं और वहाँ बहुत सीमित संसाधन हैं और उन सीमित संसाधनों के साथ में बच्चों को अधिकारों के बारे में बताना अपने आप में वैसे ही बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो ऐसे में हम लोगों ने कोशिश की कि बच्चों को नए नए नवाचार के माध्यम से समानता का अधिकार है या फिर सामाजिक कुरीतियाँ हैं जो उनके पूरे चीज़ों को, सिस्टम को प्रभावित कर रही है, उनको किस तरीके से नवाचार के माध्यम से शुरू करें ताकि वो बच्चे आने वाले भविष्य में जब युवा होंगे तो वो निश्चित ही इस चीज़ को इतने परिपूर्ण तरीके से समाज को देखेंगे और इतने अधिकारपूर्ण तरीके से अपने सारे जीवन को जिएंगे कि इसकी आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी कि हम बच्चों के अधिकारों पर बात करें। क्योंकि आज का बच्चा कल का यूथ है और वही यूथ आने वाले समाज में एक परिवार की कंसेप्ट को आगे लेके बढ़ेगा। योगीराज जी, जैसे हम देखते हैं कि बाल संरक्षण को लेके सरकारों की तरफ से भी कई काम किए जाते हैं। कोविड के दौरान देखा गया है कि राज्य सरकार ने अपने स्तर पर उन बच्चों की सहायता के लिए प्रयास किए हैं। तो और किस तरह के प्रयास जो किए जाएं ताकि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि कोविड के दौरान जो बच्चे ये प्रभावित हुए और उनकी सरकार ने उनकी सुध ली, इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी बधाई की बात है। क्योंकि आखिर ये सरकार उनकी सुध नहीं लेती तो कौन उनका सुध लेता। हमने देखा कोविड काल में कई बच्चे ऐसे जो बेचारे अनाथ हो गए, जिनको उनको तो मतलब रोजगार की तो बात छोड़ो, रोटी के लाले पड़ गए। तो ऐसे में सरकार आगे आई और उनके पूरे शिक्षा, स्वास्थ्य और आगे भविष्य की जिम्मेदारी ली। तो डेफिनेटली सरकार को इस बारे में बधाई दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं जिस चीज़ का जिक्र आपसे कर रहा हूँ कि ये जो बाल अधिकार की जो बात होती है, इसमें भी बहुत लंबे स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। और हम काम करने की ज़रूरत केवल ऐसा नहीं कि हम भोपाल शहर में बैठ गए तो हम ये मान के चलना है कि भोपाल शहर में तो बहुत सब कुछ ठीक ठाक है और रिमोट अंचल में बच्चों की स्थिति बहुत ख़राब है। स्थिति शहर से लेके ग्रामीण अंचलों में आप कहीं आप चले जाओ, बच्चों को जो उनके मूलभूत अधिकार है, पहले तो वो अधिकार उनको पता ही नहीं है।
एक तो उनको उन अधिकारों को बताना होगा, दूसरा फिर उन अधिकारों को वो कैसे प्राप्त करें, फिर उनसे वो कैसे उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, ये जिम्मेदारी सरकार की है, ये उनको बताना पड़ेगा। अब कई कई जो सब्जेक्ट हम देखते हैं, बाल मजदूरी की यदि आप चर्चा कर लें, ये तो शहर में ही आपको मिल जाएंगे। चौराहे चौराहे पे हम जाते हैं, गाड़ी क्रॉस करते हैं, ट्रैफिक रूल्स पे आप बच्चे आपको भीख मांगते दिख जाएंगे। तो ये किसकी जिम्मेदारी, और ये बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति क्यों है? यदि आज भी आज़ादी के 75 साल 80 साल 75 साल 70 साल के बाद ये स्थिति है, तो ये बड़ी मतलब गंभीर चिंता का विषय है कि ऐसी स्थिति में भी हमारे बच्चे हैं, और ये वो बच्चे हैं जो देश का भविष्य है, जो भारत है, आने वाला भारत है। तो आप इनको जिस तरीके से मोल्ड कर दोगे, ये वैसे बन जाएंगे। तो इस क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जी गायत्री जी, जिस तरीके से सामाजिक संस्थाएं काम करती हैं, बच्चों को उनके अधिकार दिलाती हैं या उनके संरक्षण के लिए प्रयास करती हैं, तो जैसे यूथ फॉर चिल्ड्रंस का जो कॉन्सेप्ट है, उसको आपकी संस्था किस तरीके से संचालित करते हैं और आप उसे कैसे देखती हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि आज का बच्चा ही कल का यूथ है। जब हम पिछले 8-10 साल पहले उन बच्चों के साथ में टोलियों के रूप में काम करते थे, तो बच्चे चाइल्ड मैरिज गांव में नहीं हो उसके लिए काम करते थे। हर बच्चा स्कूल जाए उसके लिए उनको ध्यान रहता था। सभी बच्चों को न्यूट्रिशन मिले, क्योंकि न्यूट्रिशन ही एक बहुत बड़ा माध्यम है कि बच्चे स्ट्रांगली दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर आगे लड़ेंगे, तो उस पर काम करने लगे। धीरे धीरे जब ये बच्चे चीज़ें समझने लगे और इनकी शिक्षा भी प्रॉपर होने लगी, तो ये कॉलेज में जाने लगे, और वो हमारी यूथ की श्रेणी में, जो 16 साल से ऊपर के बच्चे हो गए, वो हमारी यूथ की श्रेणी में आ गए। तो तब हमें लगा कि क्यों ना बच्चों के साथ में यूथ फॉर चिल्ड्रन प्रोग्राम किया जाए। तो वही गांव के जो हमारे पुराने बच्चे थे वो यूथ हो चुके थे, तो वही यूथ नए बच्चों के साथ में काम करने लगे और उनको स्किल बेस चीज़ों को लेकर और चाइल्ड राइट्स के बारे में आगे बढ़ने लगे। जैसे बच्चे फोटोग्राफी के माध्यम से बाल अधिकार को समझते हैं। सिंपल हमने कैमरा पकड़ा दिया बच्चों को और ये कहा कि जाइए आप गांव में और देखिए वहां पर कि क्या क्या हो रहा है, उसके पिक्चर्स क्लिक करके आइए। तो जब बच्चे पिक्चर क्लिक करने गए और सारे पिक्चर के कलेक्शंस आए, शाम को जब हम लोगों ने देखा तो बच्चों से पूछा कि क्या महसूस किया आपने, तो उन्होंने सिंपल सी बात कही कि हमने देखा कि गांव में हमारी काकी, चाची, मामी, बुआ, भाभी वो हैं, कोई बच्चों को संभाल रही है, कोई खेती में काम कर रही है, कोई खाना बना रही है, कोई मतलब कहीं पर बर्तन मांज रही है, कपड़े धो रही है। और पुरुषों को देखा तो वो गांव में ज्यादातर या तो इक्का दुक्का ट्रैक्टर पे मिले होंगे, या चौपाल पर ताश खेलते मिले, या बीड़ी पीते मिले। तो बच्चों को ये चीज समझ में आई कि क्यों महिलाओं को ज्यादा खाना खाना चाहिए या किशोरी बालिकाओं को ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है, क्योंकि वो पुरुषों के मुकाबले में गाँव में ज्यादा काम करती है। तो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ी, उन बच्चों ने अपने आप से चीजें सीखी। तो यही हमारे जो यूथ हैं, जो उसी गांव के हैं, जो पहले बच्चों की टोली में शामिल थे, अब वो यूथ है और वो दूसरे बच्चों को फोटोग्राफी के माध्यम से, कल्चरल जो उनकी स्थानीय भाषा है उसके माध्यम से आगे पूरे चाइल्ड राइट्स को सिखाते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को हम इंदौर और भोपाल और दिल्ली जैसी जगह पर उन बच्चों की फोटोग्राफी के एग्जीबिशंस लगाएं और बाकी लोगों को भी बताएं कि ग्रामीण जनजीवन कितना डिफिकल्ट है। और ऐसे में ये बच्चे अगर अधिकारों की बात समझकर स्कूल जाने लगे हैं या चाइल्ड लेबर के लिए मना करने लगे हैं, तो वो एक बदलाव की ओर हम बढ़ने लगे हैं। तो यही हमारा प्रयास रहता है गाँव में। योगीराज जी, जैसे हम देखते हैं कि अभी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर बच्चों के संरक्षण या विकास के लिए काम किया जा रहा है, तो अभी भी कुछ ऐसे अनछुए क्षेत्र हैं जिन पर काम करने की जरूरत है हमें। नहीं, कई क्षेत्र ऐसे हैं। जैसे पर्टिकुलर में आपसे कुपोषण की आपसे बात करूं, ये बच्चों का अधिकार है, इनको पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए, उनके राइट्स हैं ये। लेकिन इसको लेकर राज्य सरकार कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा आप जरा, ये मैडम जहाँ से आ रही हैं, धार, झाबू, अलीराजपुर, आप चले जाइए, इधर शिवपुरी और श्योपुर में चले जाइए आप, तो आपको पता पड़ जाएगा कि कुपोषण की क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश देश का तीसरा कुपोषित राज्य है। 70,000 1 लाख से ज्यादा बच्चे यहाँ कुपोषण के शिकार है। कोई बच्चा छोटा रह गया है, कोई बच्चा को लेकर भी कई बार अभियान चलाए जाते हैं और इसके सकारात्मक परिणाम भी हमने देखे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चों को उनके अधिकारों का संरक्षण दे रहे हैं।
नहीं नहीं, मेरा ये कहना है कि मैंने एक आपसे जिक्र किया था कि यदि आप इसको केवल एक रस्म मान लेंगे तो आप ऐसे अभियान जिंदगी भर चलाते रहें, उसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलेगा। आप ये देखिए कि हम 50 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और फिर हमारे शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना क्यों अभी कुपोषित रह गए, या धार, अलीराजपुर, झाबुआ अभी क्यों कुपोषित रह गए? तो कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों में कमी है, इन क्षेत्रों में और काम करने की जरूरत है। जी जी। और ये इतना बहुत मतलब इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यदि आप बच्चों को प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाएगी, महिलाओं को प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाएगी, तो वो कैसे आगे सरवाइव कर पाएंगे? गायत्री जी, बाल अधिकारों की अगर हम बात करें तो जिन क्षेत्रों में आप जाती हैं, जहां बच्चों को आप जागरूक करती हैं या उनके लिए काम करती हैं, तो वहां आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? बहुत सारी चुनौतियाँ आती है। पहले तो स्थानीय स्तर पर ही जब बच्चों को शामिल किया जाता है तो वहीं पर जो समानता की बात करते हैं तो लड़का और लड़की को एक साथ नहीं बिठाया जा सकता है, उनके ग्रुप में एक साथ डिस्कशन नहीं किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें लड़का और लड़की दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआती तौर पर हमें बहुत दिक्कतें आती थी, क्योंकि लड़कियों के अपने मुद्दे होते थे, लड़कों के अपने मुद्दे होते थे, और आदिवासी कल्चर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हम उनको प्रेशराइज भी नहीं कर सकते थे कि वो एक साथ बैठे, या हमारे 5-5 दिन के कैंप होते थे तो उसमें एक साथ रुक सकें वो। जबकि स्थानीय व्यवस्थाएं बहुत मजबूत होती थी, उसके बावजूद भी हमें फिर लड़कियों को गांव में ही ट्रेनिंग देना होती थी, और लड़कों को हम लोग फिर घर के आसपास रखकर ही इस तरीके से तैयार किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल वही करते थे। और जैसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन का जैसे मुद्दा है किशोरी बालिकाओं का, गाँव में ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बात करना। अब मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बात करते हैं तो उनको प्राइवेसी चाहिए होती है, बच्चियां खुल के नहीं बोलती है। तो फिर हम लोगों ने पेड पार्टी का एक कंसेप्ट लेकर आए कि पेड पार्टी यानी किसी भी खेत पर जाएंगे और एक पेड़ के नीचे बैठेंगे और सारी लड़कियां होगी और वहां मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर बात करेगी। तो ऐसे ऐसे करके और फिर हम लोगों ने उन चुनौतियों को धीरे धीरे क्रॉस करना शुरू किया। बच्चों को भी मजा आने लगा। लड़कों का है तो वो फोटोग्राफी के माध्यम से और जो उन स्थानीय भाषा है उसके माध्यम से हम लोग नुक्कड़ नाटक और उनके जो भीली भाषा है उसमें गीत को कन्वर्ट करके और मैसेज सॉन्ग में बदलने लगे। तो बच्चों को मजा आने लगा। कुछ बच्चों को हमने एंकरिंग सिखाई, तो अपने आप में ग्रुप हुआ तब जाके, और हम लोग 2-3 साल में लड़के और लड़की की समानता को समझा पाए और फिर एक साथ एकजुट होकर और बैठ पाए। और आज वो यूथ हैं तो चाहे वो कराटे ट्रेनिंग हो उनकी या फोटोग्राफी हो, लड़का लड़की दोनों समान रूप से भाग लेते हैं और पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होती। हम देखते हैं आदिवासी इलाकों से भी आजकल बच्चियां बहुत अच्छा कर रही हैं। कई ऐसी प्रतिस्पर्धाएं हैं जिनमें वो आगे बढ़ रही हैं। तो ये इस जागरूकता का ही परिणाम देखती हैं आप? जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर अभी लड़कियों को भी उतना ही पढ़ाया जा रहा है। लड़कियां इनफैक्ट बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही हैं और मेडिकल में कंपटीशन एग्जाम्स में लड़कियां निकल कर आ रही है। अभी आप लड़कियों को पूछेंगे, पहले उनके पास एक टीचर का ऑप्शन था, अभी पूछते हैं तो वो मेडिकल में भी जाना चाहती है, वो पुलिस में भी जाना चाहती है, वो नर्सिंग में भी जाना चाहती है। तो ये बदलाव शुरू हुआ है कि लड़कियां आप वहाँ से निकल के जॉब प्रोफाइल को पसंद कर रही हैं और जॉब में जाना चाह रही है। तो निश्चित ही पेरेंट्स का सपोर्ट होगा तभी ये बच्चियां इतने आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ रही है। तो वनवासी अंचल में अब उतनी डिफिकल्टी नहीं है। हाँ, परेशानी आती है उनके पास अवसर की उपलब्धता की। जैसे पूर्व में भी कह रहे हैं कि बहुत सारी शासन की योजनाएं जो केवल योजनाएं बनकर रह जाती है, तो ऐसे अवसर अगर ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को मिलेगा तो निश्चित ही हमारे आदिवासी इलाके भी बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे। योगराज जी, बच्चों के लिए कई तरीके से काम किया जाता है। सामाजिक संगठन काम करते हैं, कुछ समाज सेवी लोग भी आगे आकर काम करते हैं, सरकार भी अपने स्तर पर काम कर रही है। तो इन सबको साथ मिलकर किस तरीके से काम किए जाने की जरूरत आप देखते हैं? ये देखिए, आप एक कहावत है, अपने अकेला चना बाढ़ नहीं झुक सकता। आपके अकेले के बस का बात नहीं है इसमें, ये एक कम्युनिटी का मामला है। सबको एक कोऑर्डिनेशन के साथ आपको काम करना पड़ेगा, पूरे समाज को जागरूक होना पड़ेगा। केवल ये बात जरूर है कि हम बहुत आसानी से सरकार को टारगेट पे ले लेते हैं, लेकिन इसमें सबकी सहभागिता बहुत ज़रूरी है। सोशल स्ट्रक्चर पर भी आपको काम करना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने ये बाल मजदूरी का जो मामला आता है, कई मामले ऐसे देखे गए कि वो उस बच्चे की मजबूरी हो गई उसका मजदूरी करना, उसको आप कैसे उसको रोक पाओगे? तो इस मामले में थोड़ा सरकार को भी आगे आना चाहिए, थोड़ा समाज को भी उन बच्चों को जागरूक करना चाहिए कि नहीं, आप इसकी बजाय ये काम कर सकते हो, इसके साथ साथ आप एजुकेट भी हो सकते हैं। ये जो समाज, जैसे इस पूरे क्षेत्र में अगर समाज आगे बढ़कर इस विकृति को दूर करने के लिए किस तरीके से काम कर सकता है?
नहीं, इसके लिए तो समाज को कई व्यापक रूप से एक प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, एक योजना बनानी पड़ेगी, शुरुआत घर से ही करना पड़ेगी। अब आप ये मैडम ये कुपोषण की बात कर रही थी, एक सामान्य सी मैं आपको बात बताता हूँ। घर की महिलाओं को से ही आप ऑब्जर्व करो आप जी। वो महिलाएं पूरे परिवार के लिए खाना बनाती लेकिन खुद के खाने की चिंता नहीं करती जी। देखा। और ये मैं महिलाओं की ये कोई धार जागो के महिला की बात नहीं कर रहा, मैं ये अपने घरों की महिलाओं की बात कर रहा हूँ, ये राजधानी की महिलाएं। तो हर स्तर पर ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल है। तो इसको सबसे पहले महिलाओं को भी समझना पड़ेगा कि मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, और जब आप परिवार को सक्षम बनाएंगी आप, तो आपको खुद को पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यार हमें क्या चाहिए। अब आप केवल ये नहीं कि साहब मुझे छोड़ दो, मैं खाना आज नहीं खाऊंगी, आप खा लो, ये इस मानसिकता से आपको उभरना पड़ेगा। और जब आप अपने आप में ऐसे उभरेंगे तो आप फिर दूसरे लोगों को आप जागृत कर पाएंगे, समाज को आप जागृत कर पाएंगे। जी। गायत्री जी, जैसे कि हम देखते हैं कि बाल अधिकारियों के लिए माताएं कुछ अपने स्तर पर सहयोग करती हैं, लेकिन जैसे पुरुषों की बात करें, जो बड़े लोग हैं या कोई ऐसा समाज के प्रबुद्धजन लोग हैं, वो किस तरीके से इन कामों को आगे बढ़ा रहे हैं? निश्चित तौर पर अब बदलाव की चीज़ें हम लोग जो लहर है वो महसूस करते हैं। 20-25 साल के इस कार्यानुभव में अब ऐसा लगता है कि जो आसपास के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि बच्चे पढ़ने के लिए जाएं, बच्चे कुछ नवाचार सीखें। और जैसे गांव के सरपंच है या प्रबुद्ध वर्ग है या जो हम जहां से आते हैं वहां पे पटेल गांव के हैं, तड़वी हैं, तो वो भी कोशिश करते हैं कि बच्चे और बच्चियों को समान अवसर मिले, वो आगे बढ़े शिक्षा के क्षेत्र में भी और बाकी सारी चीजों में। कोई क्षेत्र है जिससे सब आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए अब ये बालिका शिक्षा के इतने अवसर आ गए हैं कि पहले आप देखते थे कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, मगर अभी लड़कियों का परसेंटेज सबसे ज्यादा है ग्रामीण इलाकों में पढ़ाई का। बुद्धि के रूप में भी वो अच्छे परसेंटेज दे रही है। लड़के उतने नहीं पढ़ पाते हैं, मगर लड़कियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। दूर दराज के गाँव में भी वो 4-4, 5-5 किलोमीटर चलकर जा रही है। तो ये पूरा समाज का एक सहयोग रहता है, तभी बच्चियां 4 से 5 किलोमीटर दूर विद्यालय में जा रही है और वो 12वीं पास करके कॉलेज में जा रही है। जो हमारा बच्चों का प्रोग्राम था उसमें भी हमारे जितनी यूथ फॉर चिल्ड्रन की लड़कियां थी वो भी समान रूप से कॉलेज में गई है। तो ये दो मत नहीं है कि जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है या जो स्थानीय स्तर पर थोड़े से भी मजबूत लोग हैं वो इस चीज में सपोर्ट कर रहे हैं। जी, बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है, लेकिन बच्चे शिक्षा ग्रहण करने विद्यालय तक पहुंचे। कई दूरस्थ अंचलों में हम देखते हैं कि कई बार बच्चों को छोटी क्लासों से बाहर नहीं जा पाते या फिर वो उच्च शिक्षा नहीं ले पाते। तो इसके लिए उनके लिए और क्या प्रयास करने की जरूरत है? देखिए, नवाचार की ही आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे जो वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं उनका टाइमिंग बहुत डिफरेंट है। वो घर से पहले अपनी गाय बैल बकरियां चराते हैं, उसके बाद वो स्कूल जाते हैं। स्कूल से आने के बाद में पुनः उन्हें वही काम करना होता है। तो एक वर्कलोड उनके ऊपर इतना ज्यादा है कि स्कूल का काम भी करना और जाने और आने के बीच में उनको ये घर के दायित्व भी निभाना है। तो ऐसी कंडीशंस में अगर उन बच्चों को थोड़ा सी रियायत दी जाए और कुछ नवाचार के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए, वैसे स्कूलों में अभी प्रयास हो रहे हैं जहां बहुत अच्छे टीचर्स स्वयं से प्रयास करते हैं। वहां आप देखिए कि रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं और बच्चे अब स्कूल जाने में घबराते नहीं हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें स्पोर्ट्स की फैसिलिटी भी, कंप्यूटर भी ये मिलने लगा है। पर ये इक्का दुक्का जगह पर, अगर ये बड़े लेवल पर प्रदेश में होने लगे तो निश्चित ही एजुकेशन का स्तर और एजुकेशन की संख्या जो एजुकेटेड हैं हमारे यहाँ पे वो बढ़ने लगेगी। योगराज जी, जैसे हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति जो आई है वो बच्चों को कितना आत्मनिर्भर बना रही है, या बच्चों को उनके अधिकारों को या फिर जो शाला छोड़ने वाले बच्चे हैं उनको कितना प्रोत्साहित कर रही है? नहीं, देखिए सरकार ने प्रावधान तो किए नई शिक्षा नीति में, लेकिन अभी नई शिक्षा नीति चूंकि इंट्रोड्यूस है अभी, उसके परिणाम आने बाकी हैं, तो इसके लिए अपने को वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक नवाचार शुरू किया गया, नए प्रयास शुरू किए गए, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। जहाँ तक आप जिक्र कर रहे हैं जो बच्चे शाला त्यागी जो बच्चे हो जाते हैं, तो इसमें मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप इस तरीके की सरकार कैंपेन चलाती है। अब शाला त्यागी बच्चे हो गए, उन्होंने टीचर की ड्यूटी लगाई कि जाइए आप ढूंढ के लाइए कौन कौन से बच्चे कहाँ हैं। अब आपने एक तरह से उन पर ऐसा प्रेशर डाल दिया कि अब वो शिक्षक जो है वो पढ़ाई करने के बजाय बच्चों को ढूंढ रहा है। तो आपको एक वेल प्लान्ड योजना आपको बनानी पड़ेगी
वास्तव में आप बच्चों को स्कूल लाना चाहते तो आप उसको कैसे लेके आएंगे? अब पहले शिक्षा के मामले में देश में जितने ज़्यादा प्रयोग किए गए उतने कहीं नहीं किए गए। हमारे यहाँ पहले हर 3 किलोमीटर पर एक स्कूल खोला गया ताकि सब बच्चों को शिक्षा मिल जाए। जी। फिर वो 1 किलोमीटर पर खोला गया और अब राज्य सरकार लगी हुई है कि हम सीएम राइज स्कूल खुलने वाले हैं और जो 1-1 किलोमीटर पर 3-3 किलोमीटर पर जो स्कूल खोले गए थे उनको बंद कर देंगे। तो जब ऑलरेडी उन 3 किलोमीटर पे जो स्कूल खुले थे, जो कई बार ये स्थितियां देखी गई है कि बच्चों की कमी देखते हैं। जी गायत्री जी, जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों की बात करें तो वो हर ग्रामीण स्तर पे या छोटी छोटी जगहों पे उनको बनाया गया है। वहाँ भी अधिकतर संख्या में बच्चे या माताएं अपने बच्चों को लेकर पहुँचती हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी जागरूकता आप इसको देखती हैं? हाँ, निश्चित तौर पर जागरूकता तो है, मगर वो जागरूकता किस चीज़ की है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आंगनवाड़ी सेंटर भी है तो वहाँ पर उसका एक टाइम फ्रेम है कि उस टाइम फ्रेम तक उस बच्चे को बैठना है और एक प्रारंभिक शिक्षा या बैठने में उसको हाइजीन और बाकी सारी चीज़ें सीखना है। बट वो आंगनवाड़ी सेंटर पर केवल संख्यात्मक रूप से चले जाना और जो वहाँ पर मध्याह्न भोजन या वहाँ की जो फैसिलिटी है उसको लेके और पुनः घर आ जाना, तो वो चीज थोड़ा सा समाज को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा ताकि वो इन चीजों को निर्धारित तरीके से पूर्ण करवा सके। बिल्कुल सही है कि अगर छोटे छोटे कस्बों में तो आंगनवाड़ियां फिर भी ठीक चलती है, मगर जो बड़े बड़े कस्बे होते हैं वहां पे जातिगत व्यवस्थाओं के तहत आंगनवाड़ियां सक्सेस नहीं है कि सभी एक समान रूप से एक आंगनवाड़ी में बैठना नहीं चाहते हैं। तो वो आप जो समाज वाली बात कह रहे हैं वो निश्चित ही यहाँ काम करेगी कि वो बच्चे के लिए है, वो किसी जाति व्यवस्था के लिए नहीं है। तो अगर सभी बच्चे वहां आएंगे तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर भी उतना प्रेशर होगा कि उसे वो सारी फैसिलिटी हर एक बच्चे को देना ही देना है। गायत्री जी, आप यूनिसेफ से भी जुड़ी हुई हैं और यूनिसेफ इस कैसे काम करता है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है ताकि बच्चों को उनका अधिकार मिल सके? यूनिसेफ के साथ में मुझे पिछले 20 साल से हमारा पूरा संगठन काम कर रहा है और ऐसे वनवासी अंचल के बच्चों को इतना स्किल देना निश्चित ही एक यूनिसेफ शासन के साथ मिलकर और कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ स्कूल में वॉश फैसिलिटी हो, बच्चे और बच्चियों के लिए हाथ धोने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था उसके लिए भी यूनिसेफ जागरूक कर रहा है। केवल सुविधा सरकार दे दे वहां तक नहीं, उस सुविधा का उपयोग बच्चे कैसे करें, वो पूरी तरीके से हाथ धोएं, वो शौचालय को भी साफ सुथरा बना के रखें और वहाँ पूरी तरीके से पानी की व्यवस्था हो, हर बच्चा स्कूल जाए, बाल विवाह नहीं हो। ये सारे मुद्दों पर अलग अलग स्तर पर यूनिसेफ शासन के साथ प्रशिक्षण देता है और बच्चों को ट्रेन करने की कोशिश भी कर रहा है और शासन के साथ में कंधे से कंधा मिला रहा है। योगीराज जी, आप कैसे देखते हैं कि बच्चों के अधिकारों को लेकर और सख्त कानून बनाने की क्या आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल, न केवल सख्त कानून बनाने पड़ेंगे आपको, बल्कि उन कानून को इम्प्लीमेंट करने की प्रतिबद्धता भी आपको निभानी पड़ेगी। केवल कानून बनाने से कानून तो हमारे यहाँ ये भी है कि बच्चों रेप वेप की घटनाएं होती तो फांसी की सजा का प्रावधान, लेकिन वो घटनाएं रुक रही हैं क्या? तो आपको उस दिशा में बहुत सख्ती से कदम उठाने की ज़रूरत है। और एक दो बातों पर और मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि चूँकि केवल ये बाल मजदूरी और शिक्षा तक सीमित नहीं बच्चों का मामला, आजकल एक बहुत गंभीर समस्या बच्चों में हो रही है, वो है नशे की प्रवृत्ति। छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। तो यदि ये ऐसी स्थिति हमारे देश में हो रही है, हमारे प्रदेश में हो रही थी, बहुत गंभीर मामला है। और जब आप नशे की प्रवृत्ति के शिकार हो जाते हैं तो न केवल आप खुद को बर्बाद करते हैं बल्कि पूरे समाज को आप बर्बाद करते हैं। फिर यही लोग आगे जाके अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, फिर वो चोरी और सब में लग जाते हैं। पूरा समाज एकजुट है कि बच्चों को उनका अधिकार मिले और 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन भी कई जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि बच्चों को उनके अधिकार दिलाए जा सके। इस खास कार्यक्रम में आप दोनों मेहमान आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।